Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. I am Sandhya and today in this video I will discuss about Uniform Civil Code. तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ यूसीसी, फिर और कौन कौन से पर्सनल लॉज है जो कि रिलेटेड है डिफरेंट रिलीजन से। उसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे कंट्री में लाते हैं, और व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट यूसीसी। तो पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसका नाम से आपको लग रहा है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सिविल मतलब जो हमारी कंट्री में जो अप्लाई होता है, जो लॉज रहते हैं, और कोड मतलब लॉज। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ लाना कंट्री में, मतलब एक ऐसा लॉ जो कि सारे रिलीजन के लिए हो, सारी कास्ट के लिए हो और सबके लिए मतलब सबसे रिलेटेड हो। लेकिन रिलेटेड कैसे? मैरिज, डाइवर्स, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, मतलब एक ऐसा कॉमन लॉ लाया जाए जो कि हर रिलीजन के लिए अप्लीकेबल हो। जैसे आपको पता है हमारी कंट्री कैसी एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग लॉ है। मतलब अगर मुस्लिम में शादी होगी तो उनके अलग लॉ रहते हैं, अगर हिंदू में शादी होती है तो उनके अलग लॉ रहते हैं, अगर क्रिश्चियन में हो रही है तो उनके अलग है। वहीं मैरिज के साथ डाइवर्स के अलग अलग लॉ रहते हैं। उसके बाद अगर एडॉप्शन करते हैं किसी बच्चे का तो उसके डिफरेंट लॉ है। तो इस तरीके से कई अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन अगर इंटरकास्ट मैरिज करता है, इंटर रिलीजन मैरिज करता है, तो किसकी बात सुनेंगे? मतलब अगर डाइवर्स होता है तो अगर हिंदू और मुस्लिम अगर दो लोगों ने शादी की तो हम हिंदू लॉ को मानेंगे या मुस्लिम लॉ को मानेंगे? तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना बहुत जरूरी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है? इट सीक्स टू प्रोवाइड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब पूरी कंट्री के लिए क्या होगा? एक ही लॉ होगा जो कि सारे रिलीजियस कम्युनिटीज के ऊपर अप्लीकेबल रहेगा। और ये मतलब बिटवीन कम्युनिटीज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यूनिफॉर्मिटी में ऑफ लॉस विद इन कम्युनिटीज। मतलब एक कम्युनिटी, जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू के अंदर ही आपको पता है कितनी सारी कास्ट होती है, उसके अंदर सब कास्ट होती है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ में, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम के साथ में तो रहेगा ही रहेगा ये लॉ अप्लीकेबल, उसके अंदर हिंदू के अंदर भी जो डिफरेंट सब कास्ट है उनके ऊपर भी अप्लीकेबल रहेगा। उनके भी जो लॉज रहते हैं, उनके शादी से रिलेटेड जो भी उनके नियम रहते हैं, रीति रिवाज रहते हैं, उनको क्या कर देगा? सुलझा देगा। तो ये इफेक्टिवली मतलब किससे रिलेटेड है? मैरिज, डाइवर्स, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। मतलब समटाइम्स जैसे ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का भी कंसर्न रहता है कि अगर डाइवर्स हो जाता है तो हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब हस्बैंड उसको कितनी एलिमनी देगा, मतलब ये भी लॉ रहते हैं। वहाँ पे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए यूसीसी लाया गया है, मतलब कुछ जगह पे लाया गया है और कहीं मतलब कंट्री में रिक्वायरमेंट है कि लाना चाहिए। जैसे आपको पता है उत्तराखंड हमारा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो चुका है। मतलब वहाँ पे पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम डिफरेंट पर्सनल लॉज की बात करें, मतलब अलग अलग धर्म में कौन कौन से लॉ है जिनके बेसिस पे उनका सिस्टम चलता है, मतलब शादी का, डाइवर्स का जो भी सिस्टम होता है। तो हिंदू की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शादियाँ होती है। तो हिंदू पर्सनल लॉज तो कई सारी चीज़ें, जैसे मतलब हमारे कई सारे एंशिएंट ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हिंदू लोगों की शादी होती है। उसके बाद मुस्लिम की अगर बात करें तो उनका इस्लामिक शरिया लॉ जो होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मुस्लिम के जो शादी से रिलेटेड है, डाइवर्स वगैरह से रिलेटेड है, ये चीज़ें चलती है। उसके बाद क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के बेसिस पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है, मतलब ना 1872 का, उसके बेसिस पर कुछ डिफरेंट लॉ है, उनके अकॉर्डिंग उनके यहाँ शादी होती है और दूसरी चीज़ें रिलेटेड टू दिस थिंग्स जो भी होता है। उसके बाद पारसी और सिख पर्सनल लॉ। तो ऐसे डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट लॉ है जो कि एसोसिएटेड है, मतलब एसोसिएटेड है मैरिज, डाइवर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब चीज़ों से। तो इतने सारे लॉ है, तो मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट होगा ही सही अगर यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है। तो इन सबको सुलझाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हम बात करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का, या फिर हम ऐसे ही स्टेटरी मतलब बात कर रहे हैं कि ऐसे लाना चाहिए कोई लॉ। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 44 विच डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये आर्टिकल 44 जो है हमारे पार्ट 4 जो होते हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसमें पार्ट 4 में जो कि डीपीएसपी से डील करता है, उसके अंदर मेंशन है
कई के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये जो पार्ट 4 जो है हमारा, देखिए हमारा जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है और पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के बारे में बताता है। तो ये जो डीपीएसपी है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है कंट्री में तो भी आप कोर्ट में जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये हमारे यहाँ लागू क्यों नहीं हुआ जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये डीपीएसपी में जो भी चीज़ें, जितने भी आर्टिकल्स है, जो भी चीज़ें मेंशन है वो इसीलिए है कि आगे आने वाले समय में जब भी मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे रिसोर्सेस रहेंगे अवेलेबल, अगर मतलब उनके पास सुविधा रहेगी तो वो क्या कर देंगे, इनको लागू कर देंगे। मतलब अभी उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में। तो डीपीएसपी का पार्ट है ये, नॉट इन्फोर्सिएबल और जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बट फंडामेंटल टू कंट्रीज गवर्नेंस। मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोर्ट में जाके बोलो कि नहीं हमारी कंट्री में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है, कंट्री के गवर्नेंस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्ट 4 में, आर्टिकल 44 में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है और जो कि इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो हम देखते हैं क्या क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब क्या क्यों ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, अगर आ जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे देश को। तो प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखिए अगर ऑब्वियसली हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रिसाइड करते हैं, तो अगर एक चीज़ आ जाएगी, एक लॉ आ जाएगा तो ऑब्वियसली चीज़ों को क्या कर देगा, ये सुलझा देगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा। उसके बाद इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा। एज यू नो दैट देयर आर सो मेनी लॉज विच आर रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब जहाँ पे विमेन को अलग कंसिडर किया जाता है, विमेन को कम समझा जाता है और मतलब डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अगर एक ही लॉ रहेगा, मतलब कंट्री में अगर एक ही लॉ रहेगा तो सबके लिए बराबर रहेगा, वो हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, सबके लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो वहाँ पे इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, जस्टिस प्रॉपर मिलेगा। अभी अगर डिफरेंट रिलीजन है, अगर हम जस्टिस के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी का नियम कुछ और बोलता है, किसी का नियम कुछ और बोलता है। अगर एक ही नियम रहेगा तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करना भी इजी रहेगा। तो ये क्या करेगा, ऑल सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, जेंडर बायस को हटा देगा और कई डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस जो है उनको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। फिर सेकंड अगर हम देखते हैं तो नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या करेगा, पूरे नेशन को इंटीग्रेट कर देगा, एक यूनिटी क्रिएट करेगा। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे हम स्कूल में अगर बात करते हैं तो स्कूल में क्या होता है, सब बच्चे एक तरीके की ड्रेस पहन के आते हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है, मतलब वहाँ पे किसी को नहीं पता रहता है कौन कौन सी जाति का है, क्या है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक यूनिटी क्रिएट होती है। इसी तरीके से पूरा देश अगर एक ही नियम से चलेगा, एक ही अगर कानून से चलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, किसी को ये नहीं लगेगा कि ये इंसान तो ऐसा है, मतलब ये इसका धर्म ये है, इसकी जाति ये है, मतलब सब एक ही तरीके से शादी होगी, एक ही रूल से शादी होगी, एक ही तरीके के सबके नियम कानून रहेंगे। तो वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन जो है यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारे देश की इंटीग्रेट करेगा, यूनिटी को बढ़ाएगा। एंड रिफ्लेक्ट्स इंडिया सेक्युलर आइडियाज। देख लीजिए सेक्युलर क्या होता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारी कंट्री कैसी है, सेक्युलर नेशन है। मतलब कि स्टेट जो है, मतलब जो हमारी कंट्री है और हमारा जो रिलीजन है, उनमें कोई मतलब दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो enforcing a common civil code aligns with the secular vision of Indian Constitution, which advocates the separation of religion and state affair। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पूरी तरीके से अगर एक ही कानून रहेगा सबका, तो वहाँ पे हम सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। मतलब हमारा स्टेट को और रिलीजन को पूरी तरीके से सेपरेट कर देंगे, मतलब स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा किसी रिलीजन में। UCC ensures that personal law is not influenced by religious doctrine, मतलब कोई भी पर्सनल लॉ किसी रिलीजियस डॉक्ट्रिन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसके बाद लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देगा। जैसे कि हमने बात करी कि अभी अगर कहीं भी अगर किसी को जाना पड़ता है कोर्ट, किसी भी रिलेटेड, जैसे अगर इंटर रिलीजन मैरिज हुई, अगर वो कोर्ट जाते हैं, मतलब किसी भी अगर उनके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, डाइवोर्स होता है, तो वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अब अगर एक ही लॉ रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लीगल सिस्टम भी क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब इतने सारे जो नियम बने हुए थे, अभी डिफरेंट लॉ को फॉलो करना पड़ता है, अभी एक ही लॉ रहेगा तो लीगल सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। उसके बाद रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, जैसे कि कई सारे ऑलरेडी जो लॉ थे, जैसे ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, ऐसे कई सारे लॉ है जो कि विमेन को मतलब दबाते हैं सोसाइटी में, तो विमेन एम्पावरमेंट होगा और कई सारे लॉ का क्या होगा, रिफॉर्म होगा।
उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसे कि लोगों को क्या होगा, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शादी करना मिलेगा। जैसे अभी क्या होता है कि अभी इंटर रिलीजन मैरिज में कई सारे अलग अलग नियमों की वजह से शादी नहीं हो पाती है, इंटर कास्ट में नहीं हो पाती है, लेकिन अगर एक ही नियम रहेगा तो उनके पास चॉइस रहेगी कि किसी से भी शादी करो। ये आज की जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसके बाद इट वुड सिंप्लीफाई द लीगल सिस्टम, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म कर दिए और कई सारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे डिफरेंट डिफरेंट लॉज में उनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमारे लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। उसके बाद बहुत सारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस चलती आ रही है उनको भी वो भी खत्म हो जाएगी, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया है, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, ऐसी चीज़ों को क्या कर देंगे, ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या चैलेंजेस है, मतलब हमने चीज़ों के जो चीज़ एडवांटेजेस है यूसीसी के वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस है जिनकी वजह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी, कि जैसे कि थ्रेट है, मतलब यहाँ पे अभी अलग अलग धर्म है हमारे पास, उनके अलग अलग नियम हैं, लेकिन अगर एक ही नियम आ जाएगा तो उनके साथ क्या होगा कि उनको ऐसा लगेगा, मतलब कुछ धर्म वाले लोगों को क्या लगेगा कि हमारे धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मतलब हमारे धर्म को दबाया जा रहा है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, मतलब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जैसे किसी को शरिया लो है उसके अकॉर्डिंग भी हम करवा दे शादी, हिंदू लो है उसके अकॉर्डिंग भी करवा दे, क्रिश्चियन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सबको मिला के एक नियम बना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यही एक क्या है, थ्रेट है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री एक डाइवर्स है, किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हमको हमारी चीज़ों को फॉलो करना नहीं मिलेगा। तो ये एक चैलेंज बन जाता है हमारे लिए। जैसे यूनिक सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स दैट डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिस्टिंक्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो सिंगल अगर हम कोड लाते हैं तो क्या करेगा, ओवरलुक कर देगा उनके, मतलब उन चीज़ों को क्या कर देगा, नज़रअंदाज हो जाएगी कई सारे नियमों की, मतलब जो उनके धर्म की जो नियम है उनको क्या कर देगा, ये नज़रअंदाज कर देगा। उसके बाद डाइवर्स पर्सनल लॉस एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, वही बात हो गई कि मतलब डिफरेंट लो है, पर्सनल लो मतलब सब लोगों के क्या है, अलग अलग लो है, उनके अलग अलग प्रैक्टिसेस है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन, एक चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए। उसके बाद लेक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस, बहुत सारे जो डिफरेंट बॉडीज है जैसे गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका कंसेंसस होना जरूरी है। तो सबका कंसेंसस एक मत नहीं आ पा रहा है, इस वजह से क्या ये लागू नहीं हो पा रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, अगर हमें इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो कई सारे रिलीजियस लीडर हो गए, कई सारे स्टेक होल्डर्स हो गए, मतलब कंट्री में सबका क्या होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, मतलब सब चाहेंगे तभी चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो कई सारे लोग हैं जो कि अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए यूसीसी, तो इसी वजह से अभी तक नहीं आ पा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे गोवा है, वहाँ पे पहले पोर्टुगीज रूल था, तो वहाँ पे ऑलरेडी सिविल कोड चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी अभी वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो हमारी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर ये आ जाता है तो ये हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाएगा। तो यही सब था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो हमने पढ़ा। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।